दोस्तों पेशाज खूनी फिल्म ये को चित्र खूनी फिल्म शुरू करते हैं दोस्तों। कर्ण कर्नल करण सिंह को अब भारतीय सर्विस सीक्रेट सर्विस में नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त हो चुकी थी। देश में जब भी किसी महत्वपूर्ण मिशन के लिए बहादुरी और चालाकी एजेंट की आवश्यकता पड़ती तो सबसे पहले कर्नल करण और उसके असिस्टेंट कैप्टन असलम खां को याद किया जाता। इस बार भी सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव ने कर्नल करण को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया। कर्नल करण ने जनरल यादव को संदेश पाकर उनके ऑफिस में पहुंचे, उन्हें सलूट किया। रिलैक्स कर्नल, आराम से बैठ जाओ। थैंक यू सर। कर्नल, देश को इस बार फिर तुम्हारी ज़रूरत है और तुम एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना गया है। मुझे खुशी है सर। आप जानते हैं कि मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए बड़ी खुशी होती है। फरमाइए सर, मुझे क्या करना होगा? कर्नल जनरल ने मेज पर सिगार उठाया और उसे होठों पर दबाते हुए बोले, तुम्हें एक जगह डाका डालना होगा कर्नल। क्या डाका? जनरल ने सिगार का कस लेकर ढेर सारा धुआं उगला और गंभीर स्वर में बोले, यस कर्नल करण, डाका वास्तव में बात यह है, इस समय सिगरेट मार्केट में एक माइक्रो फिल्म घूम रही है। उस फिल्म में अमेरिका के कुछ अंतरिक्ष प्रोजेक्ट नक्शे हैं और यह तो पता नहीं कि वह फिल्म किसने बनाई है, लेकिन हमने प्लान बनाया है कि ठीक सौदे के समय तुम मिस्टर टकीला की कोठी में डाका डालो और तुषार से वह फिल्म छीन कर गायब हो जाओ। इस तरह दूसरे एजेंट यही समझेंगे कि भारत के एजेंट ने किसी दूसरे देश के एजेंट ने यह फिल्म छीन ली है, जबकि वह फिल्म हमारे देश में सुरक्षित पहुंच जाएगी। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह फिल्म कितनी बड़ी है? वह फिल्म इतनी छोटी है कि चीनी एजेंट उसे अपने खोखले दांत में छुपा कर रखा हुआ है। फिर तो ठीक है सर, लेकिन क्या यह डाका मुझे अकेले ही डालना होगा? यह तुम खुद सोचना है। हम तुम्हें पर्यटन की हैसियत से पाकिस्तान भेजेंगे। वहाँ पहुंचकर सारी प्लानिंग तुम्हें स्वयं करनी है और पूर्वानुमान से मिशन का इंचार्ज रहोगे। ओके, मैं समझ गया। मुझे क्या करना है? कैप्टन असलम को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ले जा सकते हो। और उसी शाम कर्नल अपने असिस्टेंट कैप्टन असलम को इस सब को समझाने के बाद कहा, भारत की सीमा पार करने हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे, मगर कोई खतरा देखे तो सिग्नल कोड इस्तेमाल करना, सीधे मुझसे मिलने की कोशिश न करना। याद रहे, तुम व्यापारी की हैसियत से मैं टकीला बाज़ार में शामिल हो टकील टकीला के बाज़ार में शामिल होना है। ओके, लेकिन पाकिस्तान में पहले कहाँ जाओगे? और तैरते हुए तुषार के निकट जा पहुंचा। तुषार अभी तुषार अभी कुछ समझ भी न पाया था कि दो आदमियों ने उन्हें दोनों तरह से पकड़ लिया। एक कौन हो तुम, क्या कर रही हो? और उत्तर देने की बजाय तुषार को पानी में गोता लगाया और जिस स्थान पर वे दोनों गोताखोर थे गोता लगाया था, वहाँ पानी में तूफान सा आग आया हुआ था। और कुछ देर बाद ओके, पहले कहाँ जाओगे?
कराची, वह बहुत बड़ा बंदरगाह है। वहाँ मुझे मुझे बहुत से विदेशी बदमाश मिल जाएंगे, उन जिन्हें मैं डाके में शामिल करूँगा। एक जर्मन बदमाश को मैं स्वयं अच्छी तरह जानता हूँ, वह कराची में रहता है। उसका नाम हेल हेडली है। उसके उसे पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप मुझे भी इस डाके में शामिल क्यों नहीं करते? इसलिए कि जो प्लान मैंने बनाया है उसके अनुसार तुम व्यापारी की हैसियत से टकीला के मीना बाज़ार में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। शेष बातें तुम्हें समय आने पर बताऊँगा। ओके ओके बाय, मैं जाकर यात्रा की तैयारी करता हूँ। जिस समय कर्ण और असलम की बातचीत हो रही थी, उसी समय लाहौर के एक बड़े होटल में स्विमिंग पूल में भारतीय एजेंट तुषार तैरने में व्यस्त था। शाम का समय है, इसलिए इक्का दुक्का लोग थे और तुषार अपने आप में मस्त तैरने में था। अचानक पुल के बाहर बैठे हुए चारों आदमी एक एक करके पुल में कूदे और तैरते हुए तुषार के निकट पहुंचे। तुषार बेचारा भी कुछ भी ना पाया था कि आदमियों ने उसके दोनों तरफ से पकड़ लिया। ए कौन हो तुम, क्या कर रही हो? उत्तर देने की बजाय तुषार को लेकर पानी में गोता लगाया। जिस स्थान पर उन लोगों ने गोता लगाया था वह पानी में तूफान सा आ गया और कुछ देर बाद दोनों आदमी पानी की सतह पर उभर आए। तुषार के शरीर को स्विमिंग पूल में तली में पहुंचा गया। उधर अगली सुबह कर्नल फैजान नाम के एक पर्यटन की हैसियत से भारतीय सीमा पार कर कस्टम को एक भारतीय अधिकारी के एक छोटा सा कागज चुपके से कर्ण को हाथ में थमा दिया। और कस्टम से निमटकर ट्रेन में आकर बैठने के कर्ण ने वह कागज खोल देखा। उसमें लिखा था, तुषार की हत्या कर दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि दूसरी शक्तियाँ हमारे सौदे की खबर है और हो सकता है तुम भी उनकी नज़रों में आ चुके हो। और होशियार रह के काम करना। प्रोग्राम वही रहेगा। अब तुषार तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन तुम्हें मिस्टर टकीला से वह फिल्म छीननी है, जबकि तुम्हारे डाके की सफलता निर्भर करता है पाकिस्तान में। ट्रेन में रुपये ही मिल जाएंगे। गुड लक। पत्थर पड़ने के बाद कर्ण ने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिए और वह उठकर ट्रेन की डाइनिंग कार में जा पहुंचा। वह कैप्टन असलम अरब से के मेकअप में पहले ही मौजूद था और कर्ण उसके निकट ही वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। असलम ने लड़कियों से बातचीत करने की आवाज़ उसे सब सुनाई दी थी। आप लोग इतनी अच्छी हैं, उर्दू कैसे बोल लेती हैं? हम लाहौर उर्दू पढ़ने के लिए ही आए हुए हैं। 2 साल से हम लाहौर में और छुट्टियाँ कराची में घूमने जा रहे हैं। कर्ण अपनी जगह बैठे सोच रहा था, अगर ये विदेशी जासूस ने मुझे पहचान लिया तो असलम को भी पहचान लिया होगा। हो सकता है यह दोनों लड़कियां विदेशी जासूस हों। मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। अब तो कराची पहुंचकर ही पता लगेगा ऊँट किस ओर करवट बैठा है। अगली शाम वह कराची पहुंच गए। स्टेशन से करण सीधा एक होटल में पहुंचा। वह अपने एक कमरा बुक कराया, रूम नंबर 117।
सर नो थैंक्स, मेरा सामान ऊपर भिजवा दीजिए। करण को उस जर्मनी व्यक्ति हेडली का पता मालूम था। अतः होटल से सामान रखवाने के बाद वह तुरंत उसके मकान पर जा पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजाने से हेडली स्वयं दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है? तुम्हें शायद मुझे पहचाना नहीं। पिछले वर्ष नेपाल में कैसीनो में हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर हेडली। हाँ, शकल तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फैजान कह सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे भीतर तो तुम मुझे भीतर तो ले चलो, फिर काम बताता हूँ। भीतर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पे बैठने के बाद, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? क्या तुम 4-5 लाख रुपये कमाना चाहते हो हेडली? 4-5 लाख रुपये के लिए तुम पूरे कराची में बम से उड़वा सकता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर केवल एक डाकर डालना होगा। कहाँ? लाहौर में, जहाँ हीरे का एक मीना बाजार लगने वाला है। 50-60 लाख का माल हाथ लगेगा। उसमें से आधे मेरा होगा और आधे वह सब सब शामिल होंगे जो इस काम में मेरा साथ देंगे। मुझे 5 आदमी की ज़रूरत है। बाकी 4 कहाँ से लाओगे? उनका प्रबंध करने करने में मुझे तुम्हारी मदद करने में ही मदद करनी होगी। डाके की तैयारी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। प्लानिंग मेरी होगी और पूरे ऑपरेशन का बॉस मैं रहूँगा। ठीक है, मुझे केवल रुपया चाहिए। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? 4-5 आदमी की तलाश करो, अच्छे निशानेबाज, 6 पिस्तौल का भी प्रबंध करो और एक कार भी चाहिए, मगर चोरी की। पिस्तौल और कार का प्रबंध आज रात ही हो जाएगा, लेकिन आदमी की इतनी जल्दी तलाश नहीं किए जा सकते। फिर मैं कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तुम्हें कितने रुपए दूँ? 20,000 दे दो, मैं बाकी का हिसाब दे दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे दोनों चीज़ें आज रात ही मिलनी चाहिए। मुझे कोई धोखा करने की कोशिश न करना। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मुझसे धोखा करने वाली अगली सुबह देखनी नसीब नहीं होगी। मुझे धोखेबाजी से नफरत है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तुम आज रात 3 बजे सीरीज क्लब में मिल जाना। तुम्हारा सामान लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, मैं 3 बजे पहुँच जाऊँगा। हैंडली को रुपए देने के बाद करण अपने होटल में आ गया। बिस्तर पर लेटा वह डाके की योजना पर विचार विमर्श कर ही रहा था कि तभी करण ने उठकर दरवाज़ा कर ही रहा था कि करण ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर भीतर घुसा। मिस्टर फैराज। यस, लेकिन आप इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए हैं जनाब? मुझे आपका पासपोर्ट और दूसरे कागज़ देखना चाहता हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर कादिर है। क्यों, क्या आपको कोई अपराध कर दिया है? मिस्टर फैजान, आज आप एक व्यक्ति हैंडली के घर गए थे। वह हमारी ब्लैक लिस्ट पर है। उससे मिलने वाले हर व्यक्ति को शक की नज़रों से देखते हैं। आज हिंदुस्तानी सैलानी हैं, फिर एक जर्मन बदमाश के आप क्या ताल्लुक? मैं कुछ भी नहीं। मैं उनसे एक बार नेपाल में मिला था। यहाँ कराची आया तो यूं ही मिलने चला गया। मैं समझता कि इस तरह मैंने कोई अपराध किया है। करण का पासपोर्ट और दूसरे कागज चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर फैजान, आप यहाँ तशरीफ़ करने आए हैं, लेकिन मेहरबानी करके इस बदमाशों के मेल जोल न करें। हम आपको
पर पूरी नज़र रखेंगे। अब मैं चलता हूँ। ओके इंस्पेक्टर, आपको वार्निंग को याद रखूँगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कर्ण ने सोचा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर यहाँ किसी पुलिस ने की नज़र रहेगी तो मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा। लेकिन उचित यही होगा कि मैं जल्दी से जल्दी कराची छोड़ दूँ। और फिर यह इंस्पेक्टर जितनी जल्दी मुझ तक पहुँच गया है, जिससे तो लगता है कि मैं शुरू से ही मेरी निगरानी कर रहा है और मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और कई घंटे तक सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया और अपने कमरे से ताला लगाकर वह होटल की पिछली दरवाजे से बाहर आया। वह दरवाजे की एक गली में खुलता था और गली इस समय काफ़ी अंधेरा था। गली से निकलकर वह कुछ ही कदम चला था कि अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। कर्नल घुसा मारने वाला था। रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपका खादिम। अरे असलम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। मैं आपको बताना चाहता था कि होटल के मेन गेट पर कम से कम 3 आदमी आपकी निगरानी के लिए खड़े हैं और उनमें से एक को मैंने मेट्रो पर भी देखा था। मैं जानता हूँ असलम, लगता है हमारे मिशन की खबर किसी तरह लीक हो गई है। हाँ, ट्रेन पर तुम्हारे साथ वे लड़कियाँ कौन थी? वह मुझे ट्रेन पर ही मिली थी और मुझे अरब से समझती हैं। उनमें से एक का नाम जूलिया है और दूसरी का रोजी। वह कोई विदेशी जासूस हो सकती हैं असलम। अगर हमारे मिशन की खबर लीक हो चुकी है तो जानबूझकर हमारे पीछे लगी हो। हमारे तुमने उन्हें अपने बारे में क्या बताया? यही कि मैं दुबई का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जमाल पाशा है और मैं इस समय भारत होता हुआ पाकिस्तान की सैर करने आया हूँ। ठीक है, तुम उनमें होशियार रहना। और इस समय शरीफ शरीफ क्लब जा रहा हूँ। सुबह से पहले कराची छोड़ दूँगा। कहाँ जाओगे? फ़िलहाल तो मैं हैदराबाद जाऊँगा। मुझे वहाँ 4 आदमियों की ज़रूरत है। हेडली तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं आपके पीछे आऊँ? पीछे नहीं, तुम एक कार का प्रबंध करके मुझसे पहले हैदराबाद के लिए रवाना हो जाओ और वहाँ होटल ताज नाज में जाकर ठहरो। ओके बॉस, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। मैं काफ़ी सतर्क हूँ, लेकिन तुम भी उन लड़कियों से होशियार रहना। पता नहीं, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें संपर्क करूँगा। आप चिंता न कीजिए, वह मुझे मूर्ख नहीं बना सकेंगी। मैं चलता हूँ। और असलम अपने रास्ते चला गया और कर्ण शहरीज क्लब में जाकर हेडली की प्रतीक्षा करने लगा। और उनके सामने वाली टेबल पर एक खुखार किस्म का व्यक्ति बैठा था। जो कुछ देर बाद कर्ण जो कुछ देर बाद कर्ण के निकट आकर बैठ गया। बदतमीजी से उसकी टेबल पर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? पहले तुम मेरी टेबल से उठो और फिर अपना नाम बताऊंगा। उसने दांत निकाले। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहाँ केवल अपनी इच्छा से उठता हूँ और मेरे सामने मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई बैठ नहीं सकता, कहकर इंस्पेक्टर कर्ण फुर्ती से उठा और शक्तिशाली घूसा उस आदमी की नाक पर मारा। वह आदमी गिरकर संभलने भी नहीं पाया था कि कर्ण ने उसकी कमर पर एक ठोकर मारी। तभी क्लब का मैनेजर वहाँ दौड़ता हुआ आया। यह क्या हो रहा है? आप मेरे क्लब में झगड़ा नहीं कर सकते। यह बात आप इसे समझाओ। उस व्यक्ति को भी खड़ा हो चुका था और उसने आगे आते हुए कर्ण से कहा, मैं आपका कोई तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीसरा कारखा समझ रही हो। बाहर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारी देखता हूँ तुम कितना दम है।
और दोनों क्लब के बाहर आकर खुली जगह पर आ गई। क्या तुम सचमुच अपनी हड्डियाँ तलवारने के मूड में हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ मिस्टर फैजान। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे हेडली ने तुमसे मिलने भेजा था। उसने बताया था तुम क्लब में मिलोगे और तुम्हें कुछ आदमियों की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे हेडली ने भेजा है तो मुझे उससे झगड़ा क्यों किया? मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है या नहीं। एरे गैरी के साथ मैं काम नहीं करता, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है तुम में दम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्टर है, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ, इसलिए पहले 10 वर्ष से पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे हर तरह के काम करने की क्षमता है, विशेषकर खतरनाक काम करने में मुझे मज़ा आता है। और एडली ने तुम्हें काम के बारे में क्या बताया है? हाँ हाँ, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। लाओ हाथ मिलाओ। और दोस्ती हो जाने के बाद वह वापस क्लब में आकर बैठ गए और कुछ देर बाद हेडली भी वहाँ पहुँचा। उसके बैठते ही करण ने पूछा, काम हो गया? हाँ, पिस्तौल मिल गई है और कार। विक्टर ने तुम्हें तुम्हें पहचान लिया? हाँ, भरोसे हाँ, तुम्हारे भरोसे पर विक्टर ने मुझे अपने साथ शामिल कर रहा हूँ। ठीक है विक्टर, कोई 10 वर्ष से जानता हूँ। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है बॉस? हम इसी समय कराची से चल रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें 3 आदमियों की ज़रूरत है। उनका प्रबंध दूसरी जगह से कर लेंगे। अब उठो, हमें इसी समय कराची छोड़ना है। ओके बॉस। और वह अपनी कार में कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क पर दौड़ पड़े। उनकी यात्रा के दौरान 1 घंटा बीत गया। हेडली ने बैक म्यू पर देखते हुए बोला, हमारा पीछा किया जा रहा है बॉस, तुम्हें विश्वास है? यस, एक गाड़ी बहुत देर से एक ही दूरी से हमारे पीछे आ रही है। मैं 2 बार गाड़ी बढ़ाकर चेक कर चुका हूँ, हमारा पीछा ही कर रही है। लेकिन है कौन? पुलिस भी हो सकती है बॉस। नहीं, पुलिस को पीछा करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई संदेह होता तो हमें रोक सकती थी। तो फिर कौन है? कर्ण के मस्तिष्क ने कहा, असलम। वह असलम भी हो सकता क्योंकि वह तो वह तो हमें पहले रवाना हो चुका है। कहीं वे विदेशी जासूस भी हैं, हो सकते हैं। हम लोग का प्रोग्राम परिचित हो चुके हैं। मैं फिल्म के चक्कर में हूँ। फिर क्या फिर क्या होगा करीबास? कर्ण ने विचारों की श्रृंखला टूट गई। उसने संभल कर बैठते हुए कहा, हमें पीछे करने वाली कार से निपटना होगा। तुम गाड़ी की सड़क के किनारे रोक दो और अपने अपने पिस्तौल लेकर तैयार हो जाओ। ओके। उनकी कार एक तरफ जंगल के बीच से गुजर रही थी। सड़क की दोनों तरफ जंगल फैले हुए थे। हेडली ने पेड़ों के मोड़ पर ओट में गाड़ी को रोक दिया। चलो जल्दी बाहर निकलो, झाड़ियों में घुस जाओ। वह तीनों हाथों में पिस्तौल लिए हुए गाड़ी से निकले और निकट ही झाड़ियों में घुस गए। कुछ देर बाद पीछा करने वाली कार उनके सामने से गुजर गई और आगे जाकर रुक गई। कर्ण झाड़ियों की ओदा लेटा हुआ था और उसके दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी। उस गाड़ी के 4 आदमी उतरे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे, लेकिन अंधेरे में शकल नजर नहीं आ रही थी। एडली और विक्टर ने थोड़ी दूर झाड़ियों में घुसे हुए थे। उनके हाथों में भी रिवॉल्वर थे। अचानक एडली के पांव से जाकर एक पत्थर लुढ़क गया और चारों ने
फुर्ती चारों ने तुरंत ही आवाज़ की और गोलियां चला दी। हेडली तुरंत नीचे लेट गया और एक आदमी को निशाना लेकर गोली चलाई। वह आदमी घायल होकर नीचे गिर गया। अपने साथी को गिरते देख तीनों ने छलांग लगाते हुए झाड़ियों में घुस गए और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कर्ण की पिस्तौल लगभग फायर कर्ण पिस्तौल से फायर कर रहा था और हेडली सीने के बल रेंगता हुआ निकट आया और एक परस कर्ण की ओर बढ़ाया। यह उसकी जेब से निकल रहा जिसे मैंने गिराया था। कर्ण खोल कर नीचे रखी उस परस को खोलकर देखने लगा तो विक्टर उन लोगों पर गोलियां का जवाब दे रहा था। इसमें सब बहुत सारे रुपये हैं। हाँ, यह लोग कौन है बॉस? मुझे तो डाकू मालूम होते हैं। नहीं, डाकू नहीं है, इनके पास बहुत रुपया है। लेकिन अचानक हेडली ने अपना रिवॉल्वर कर्ण की कनपटी पर लगाते हुए कहा, बॉस, मैं अंधेरे में काम करना पसंद नहीं करता। मुझे बताओ यह कौन है। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और वापस जाने से पहले मैं तुम्हें गोली भी मार दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो हेडली? समय नष्ट मत करो बॉस। मैं अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बात का जवाब जल्दी दो। ऑल राइट, मैं भारतीय जासूस हूँ। मेरा मिशन सीक्रेट है और इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो वह डाके की बात झूठी थी? नहीं, वह सच है। हम डाका डालना है और वह डाका मेरे मिशन का कवर है जिसमें माल भी मिलेगा। हेडली हेडली ने कनपटी से पिस्तौल हटाते हुए कहा, ठीक है, मुझे केवल माल चाहिए। तुम्हारे मिशन से मुझे कोई मतलब नहीं। अब विक्टर की सहायता करता हूँ। वो आई और तभी सामने वाली झाड़ियों में एक चीख गूंजी। लगता है विक्टर ने एक को मार गिराया। अब दो रह गए हैं, उन्हें मैं संभालता हूँ। तभी एक गोली कर्ण के निकट से गुजरी। अचानक कर्ण की चीख मारी आई और फिर वह लुढ़क कर झाड़ियों से बाहर सड़क पर किनारे आ गिरा। उसे मृत समझकर शत्रु सामने वाली झाड़ियों से निकल कर उसकी ओर बढ़े और तभी कर्ण सीधा हुआ और उसने पिस्तौल की 2 गोलियां उगल दी। उन चारों के मरने के बाद उसकी लाश की तलाशी लेने पर ये चारों की जेबों में रुपये के सिवा कुछ नहीं मिला। इनकी जेबों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इनकी पहचान हो सके। और कुछ देर बाद तीनों अपनी कार में हैदराबाद की तरफ जा रहे थे और चारों की लाशें उन झाड़ियों में छुपा दी थी। और कर्ण पिछली सीट पर बैठा सोच रहा था, वे चारों अवश्य किराए के कातिल होंगे, लेकिन उन्हें भेजने वाला कौन था और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहीं हेडली या विक्टर में से कोई शत्रु का आदमी तो नहीं? मुझे इन दोनों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, अब तो वे लोग मर चुके हैं जिन्हें बी ने भेजा था। अब उसे पता नहीं चल सकेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। फिर अचानक कर्ण के मस्तिष्क एक नया विचार आया। इन चारों बदमाशों को इंस्पेक्टर कादिर ने भेजा था। हाँ, यह हो सकता है क्योंकि इंस्पेक्टर आराम से ही मेरी निगरानी कर रहा था।
लेकिन अगर वह चारों आदमी पुलिस के नहीं थे तो इंस्पेक्टर ने क्यों भेजा? इसका अर्थ यह हुआ कि इंस्पेक्टर पाकिस्तानी पुलिस में रहकर किसी विदेशी शक्ति के लिए काम कर रहा है। मुझे उसके विषय में जल्दी जानकारी मंगानी चाहिए। और सुबह होते ही उसकी गाड़ी हैदराबाद शहर में प्रविष्ट हो गई। कितने अच्छे होटल, किसी अच्छे होटल में चलो। और फिर उन्हें एक होटल में डरा जमाया। नहा धोकर नाश्ते के बाद तीनों सिर जोड़कर बैठ गए। करण ने टकीला की कोठी का नक्शा मेज पर फैलाकर कहा, यह है कोठी जिसमें मीना बाजार लगेगा। काफ़ी बड़ी कोठी लगती है। हाँ, बहुत बड़ी है। इस शहर के बाहर है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पूरा प्लान बना लिया है ना? हाँ, हम 6 आदमी की ज़रूरत है होगी। 2 स्टेनगनों की चाहिए, 2 कारें भी। इन चीज़ों का प्रबंध हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन हमें डाका कब डालना है? आज से ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी एतवार के दिन। इस दिन वह बाज़ार लगेगा। और अभी हम 3 साथियों की तलाश करेंगे। 2 आदमी को तो मैं जानता हूँ, वह दोनों भाई हैं और सलवार सलवा- सलवर में रहते हैं। दोनों पाकिस्तानी हैं और नशीली दवाओं की स्मगलिंग करते हैं। वह बेहतरीन निशानेबाज हैं। वह हमारे काम आ सकते हैं। तुम आज ही उन्हें मिलने के लिए चले जाओ। तो अभी चलो चलो, लेकिन हम बस से जाएंगे। मैं नहीं चाहता हमारी कार जगह जगह नजर आए। चलो उठो। और अब सर्वर चल रहे हैं। और बस स्टैंड पर पहुंचकर तीनों सलवर के जाने वाली बस में बैठ गए। करण ने दबे स्वर में एडल से पूछा, तुम्हें उन दोनों का पता है, जानते हो? यस बॉस। तभी विशाल का पठान बस में भीतर प्रविष्ट हुआ। देव लगता है। ओ माय गॉड, आदमी है या देव? पठान खिड़की के निकट वाली सीट पर बैठ गया। तभी खिड़की से बाहर का एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन लोगों ने खिड़की के निकट आकर दैत्याकार पठान को ललकारा, नीचे उतर शेर खां, आज हमारे हाथों से नहीं बच सकता। चुप, ओए खबीज की औलाद, मैं अभी तुमको मजा चखाता हूँ। और इतना कहकर वह पठान बस से नीचे उतरा और भीतर पहुंच बैठे करण और एडली ने कहा, काफ़ी बहादुर आदमी है। हाँ, लेकिन 7 आदमी को देखो क्या होता है। और उधर आदमी ने पठान शेर खान पर हमला कर दिया। खाकी वाला लात खाकर दूर जा गिरा। अभी 3 आदमी उस शेर खान पर हमला किया। अचानक शेर खान ने साइकिल की चैन वाली को दबोच लिया और उसके मुंह पर गुस्सा मारने को हुआ तो चैन छीन ली। और फिर शेर खान के हाथ में साइकिल की चैन जैसे ही तेजी से घुमाई, अपने दुश्मनों को मार चैन जिसे लगती वह धूल चाटता नजर आता। 5 मिनट में शेर खान ने सबको मारकर लहूलुहान कर दिया। और मार खाने वाले अचानक वह भागा खड़े हुए। शेर खान कुछ कदम उसके पीछे दौड़ते चिल्लाया, ओए ठहर जा खबीज का बच्चा, कुत्ते की औलाद, शेर खान से तुम सबकी नानी याद दिला करा देगा। तभी बस चलने को हॉर्न दिया और शेर खान वापस आकर बस में बैठ गया और लापरवाह नजर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हेडली
ने करण से कहा, बॉस यह आदमी हमारे काम आ सकता है। आदमी तो काम का है, मगर हमारे पास पिस्तौल चलाना जानता है या नहीं। वह पठान है बॉस। पिस्तौल और बंदूक इन लोगों के लिए खिलौने होते हैं। यह लोग बेहतरीन निशानेबाज होते हैं। अच्छा, मौका देखकर उससे बात करूंगा। और सौरव बस स्टैंड पर पहुंचकर बस खाली हो गई और शेर खान उतर कर एक और जाने लगा। और कर्ण ने विक्टर से कहा, तुम यहीं ठहरो विक्टर, मैं हेडली उस पठान से बात करके आते हैं। ओके बॉस। और कर्ण ने हेडली और शेर खान के पीछे गए तो उसके निकट पहुंचकर कर्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी लड़ाई देखकर मज़ा आ गया खान साहब, तुम बहुत बहादुर हो। शेर खान ने पलट कर देखा, मुस्कुरा कर कहा, वह साले गीदड़ शेर खान से टक्कर लेने आए थे, लेकिन ऐसे मच्छरों को चुटकी में मसल देता है। वह सब शेर खान बहादुर आदमी थे। तुम्हारा दुश्मन है वह? हाँ, मगर वह गीदड़ खुद को सामने आता नहीं, पिल्लों को बेचता है। क्या तुम सरावर में रहते हो शेर खान? मैं कहीं भी रहता हूँ, तुम्हें इससे मतलब तुम कौन हो? शेर खान, अभी तुम 4-5 लाख रुपए का एक काम साथ कमाए हैं। कर्ण के प्रश्न की अपेक्षा करने लगा। 5 लाख? हाँ 5 लाख। हम लोग एक एक करके कर हाँ 5 लाख। हम लोग एक काम करने वाले को जिसमें 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, अगर तुम हमारा साथ आ जाओ तो। सुनकर शेर खान की आंखें फैल गई। लड़ना पड़ेगा? हाँ, शायद गोली भी चलानी पड़े। तुम पिस्तौल चला कर सकते हो न? शेर खान ने ठाका लगाया, फिर सर दबाकर कहा, है पिस्तौल खोचे, हम मशीन गन भी चला सकता है। हमारा धंधा ही हथियारों की स्मगलिंग है। फिर तो तुम हमारे काम के आदमी हो शेर खान। अगर हमारा साथ दो तो 5 लाख रुपए कमा सकते हो। हम तुम्हारा साथ दे गए, लेकिन तुम क्या करना चाहता? हम एक डगर डालना चाहता है। हम तैयार है, इसलिए तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं करना न, अगर किया तो हम तुमको गोली मार देगा। धोखा किसी के साथ नहीं होगा खान, सबको माल मिलेगा, लेकिन एक शर्त होगी कि पूरे खेल में का बास मैं रहूँगा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा और इसी वक्त से हमारे साथ रहना होगा। हमें मंजूर है, हम इसी वक्त तुम्हारे साथ है। डाका कब डालना है? 1 सप्ताह बाद। अच्छा खान, क्या तुम यहाँ पर किसी अच्छे होटल के बारे में जानते हो? हाँ, यहाँ का कसाना होटल सबसे अच्छा है। अगर बस तो फिर उस होटल में ले चलो। और बस स्टैंड से उन्हें विक्टर के साथ लिया और आधे घंटे बाद वे कसाना होटल में पहुंचे। एक कमरे में चाय पी रहे थे। कुछ देर बाद कर्ण ने अपना कप खाली करके रखते हुए कहा, शेर खान, तुम दोनों यहीं आराम करो। मैं और हेडली और इसके साथियों का प्रबंध करने जा रहे हैं, ठीक है? और कर्ण और हेडली के साथ होटल से बाहर आया। रास्ते में हेडली शेर खान की प्रशंसा कर करता चल रहा था, लेकिन कर्ण सोच में था। शेर खान किस तरह मिलना अजीब लग रहा है। हो सकता है वह लड़ाई या ड्रामा प्रभावित करने के लिए खेला गया हो सकता है वह किसी दूसरे देश के जासूस और इसके विशेष रूप से भेजा गया हो। वह मुझे प्रभावित करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जाए।
अगर शत्रु मुझे पहचान चुका है तो मेरे मिशन में जानकारी हो चुकी है, उसकी उसकी यही कोशिश होगी कि अपने किसी आदमी को मेरे साथ लगा दे। मुझे हेडली और विक्टर पर भरोसा नहीं करना है। वह दोनों भी विदेशी हैं, दोनों शत्रु हैं, जासूस हो सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ रखने की मजबूर हूँ, इसलिए मुझे अपना काम निकालना है। क्या सोचने लगी बॉस? ओके, कुछ नहीं, तुम हमें कितनी दूर जाना है? बस उन दोनों भाइयों का घर निकट ही पहुंच चुके हैं, पता नहीं वह घर पर मिलेंगे या नहीं। सौभाग्य से वे दोनों भाई उन्हें घर पे ही मिल गए। हेडली ने करण से उनका परिचय करवाया। यह है दाऊद खान और ये है मजिद खान। बस मैं इनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ। दोनों बहादुर ईमानदार आदमी हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया हेडली। अब ज़रा इंसाफ की तारीफ भी बता दो। हेडली ने करण का परिचय करने के बाद आने की का तात्पर्य उन दोनों को विस्तार से बताया दिया। करण तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो एक बार में ही लाखों रुपये कमा सकोगे। हम तैयार हैं। वैसे आजकल हमारा धंधा मंदा चल रहा है और हमें रुपयों की सख्त ज़रूरत है। हम तुम्हारी शर्त मंजूर है। ओके दाऊद खान, हम दोस्त हैं। क्या तुम 2 स्टेन गनों का इंतजाम कर सकते हो? मिल जाएंगी, लेकिन पैसा खर्च होगा, कम से कम 20,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब यह प्रोग्राम यह रहेगा कि तुम दोनों 22 स्टेन गन लेकर शुक्रवार के दिन लाहौर पहुँचोगे और वहाँ मौजूद होटल नेस्ट में ठहर जाओगे। मैं वहीं जाकर तुमसे मिलूँगा। ओके, हम भी पहुँच जाएंगे और स्टेन गने भी। उसके बाद उन दोनों भाइयों को रुपये देकर करण और हेडली वापस अपने होटल में आ गए, जहाँ शेर खान और विक्टर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमी मिल गए बॉस? हाँ, हमारी टीम पूरी हो गई है। तो फिर क्या प्रोग्राम है? आज रात तो हम यहीं आराम करेंगे। कल सुबह और शेर खान लाहौर चले जाना और होटल नेस्ट में ठहरना। तुम्हें होटल नेस्ट ठहरना मैंने तुम्हें टकीला की कोठी का नंबर नक्शा दे दूंगा। वहाँ रहकर उस कोठी के इर्द गिर्द घूमकर देखना मीना बाजार लगने की वहाँ क्या तैयारी की जा रही है। ओके ओके, हम चला जाएंगे, लेकिन लाहौर कब पहुँचोगे? हम भी 1-2 दिन बाद पहुँच जाएंगे और खुद आकर तुमसे मिलेंगे। अब जाकर आराम करो। अगली सुबह विक्टर और शेर खान लाहौर चले गए। उनके जाने के बाद करण, हेडली, सरवर ने वापस हैदराबाद के लिए रवाना हो गई और दोपहर को हैदराबाद पहुंच गए। होटल पहुंचकर हेडली अपने कमरे में चला गया और इंस्पेक्टर अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी। शायद किसी ने दरवाजे की जरी से अंदर डाला है। यह कैसा लिफाफा है? उसने लिफाफे खोलकर कोड भाषा में एक संदेश पढ़ा। ओ माय गॉड, यह तो जनरल यादव का संदेश है। लगता है जनरल ने मुझ पर नज़र रखा है। उसके हाथ संदेश सचमुच लंबे हैं। भला यहाँ उन्होंने किस प्रकार संदेश भिजवाया होगा? और फिर वह बैठकर कोड
संदेश हल करने लगा। और 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने कोड को हल कर लिया। डिपार्टमेंट के एक आदमी की गद्दारी कर रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने तुम्हारे मिशन की खबर आउट कर दी थी, इसलिए बहुत होशियार रहना। अभी अभी उसे पता चला कि कराची पुलिस का एक इंस्पेक्टर जिसका नाम कादिर है, वह वास्तव में स्थानीय एजेंट है। वह फिल्म के चक्कर में है और वह तुम्हारे बारे में जान चुका है। तुषार की हत्या इसी ने कराई है और तुम्हारे चक्कर में, इसलिए अच्छा यही रहेगा तुम उसे ख़त्म कर दो। यह ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, वरना वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसे इस तरह ख़त्म करना कि मौत दुर्घटना लगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे मिशन सफलता की दुआ कर रही हैं, जनरल यादव। वो संदेह पड़ने के बाद वह उठकर कमरे में टहलने लगा और मस्तिष्क सोचने लगा। इंस्पेक्टर कादिर सचमुच विदेशी जासूस है, मुझे विश्वास हो गया है। उसी ने 4 आदमी मुझे ख़त्म करने के लिए भेजे थे। अब मेरी ताक में रहेगा, इसलिए उस वार करने से पहले कराची आकर उसे समाप्त कर दूंगा। मुझे शायद अभी यह पता नहीं लगा कि फिल्म कहाँ है, वरना वह मिस्टर टकीला के होटल टकीला से प्राप्त करने की कोशिश करता। मुझे जल्दी ही उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। दोस्तों, इंस्पेक्टर कर्नल करण, यह संदेश आपके लिए, वह खुद आपसे बात कर सके। दोस्तों, अब तक की कहानी आपको ज़रूर आनंद आया होगा। आप देख रहे हैं कि जब मुझ पर 2 कामों की जिम्मेवारी पड़ी है, और इंस्पेक्टर कादिर को समाप्त करना और टकीला के यहाँ डाका डालना, माइक्रो फिल्म का कैप्सूल भी प्राप्त करना है। मुझे यह संदेह है कि मेरे साथी में से एक गद्दार है। अगर मेरा संदेह ठीक है तो मुझे उस गद्दार से भी निपटना है, लेकिन अभी मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं, इसलिए आगे की घटनाएं जानने के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा। इस कहानी का दूसरा भाग 5 करोड़ के दांत शीघ्र ही प्रकाशित होगा। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद कर्नल हेडली के कमरे में पहुंचा। हेडली, मैंने प्रोग्राम थोड़ा चेंज कर लिया है। तुम आज लाहौर चले जाओ और होटल ताज में ठहरना। अपने साथियों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाकर तुम 2 कारों का प्रबंध करो, जिसकी ज़रूरत हमें डाके के समय पड़ने वाली है। शेष बातें लाहौर में जाकर बताऊँगा। ओके बॉस, मैं रात को ही ट्रेन से चला जाता हूँ। और रात को हेडली लाहौर चला गया। करण ने होटल नाज में असलम को फ़ोन किया। उसे संदेह की प्रतीक्षा कर रहा था। फ़ोन पर करण ने केवल इतना कहा, शेख साहब, जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने पार्क में घूमने चलेंगे? और इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। और 15 मिनट पश्चात प्रतीक्षा करने के बाद पोस्ट ऑफिस के सामने पार्क में जा पहुंचा। असलम वहाँ एक पत्थर के बेंच पर मौजूद था। कर्नल असलम के निकट आकर बैठ गया और दबे स्वर में बोला, वही इंस्पेक्टर जो कि मेरे कमरे में आया था। तुम आज ही बल्कि अभी कराची वापस लौट जाओ और इंस्पेक्टर कादिर के विषय में जितनी जानकारी प्राप्त हो सके कर लो। हाँ, वह जापानी एजेंट है और मुझे उसे समाप्त करने का आदेश मिला है, लेकिन मैं रिपोर्ट कहाँ पहुँचाऊँ? रिपोर्ट एक लिफाफे में बंद करके होटल शोरटन के काउंटर पर मिस्टर कारिम के लिए छोड़ देना। और अब जाओ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक साथ देखे जाएं। ओके। और आधे घंटे बाद असलम कार में वापस कराची के लिए जा रहा था।
और करण वापस होटल में आ गया और काफ़ी थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेट कर सो गया। 5 करोड़ के दांत। नेक्स्ट 285।